एक थ्योरम है ये, इसके आगे वाला लेक्चर है। इसमें एक थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, एग्जाम में पूछने लायक। ये कह रहा है माना मॉड ऑफ एफजेड एक प्रदेश में एक अचर फलन है। ये मॉड ऑफ एफजेड है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है किसी भी एक डिफाइंड रीजन में। द मॉड ऑफ एफजेड इज कांस्टेंट, जहां वेयर एफजेड विश्लेषिक फलन, यहां पर वेयर एफजेड इज ए एनालिटिक फंक्शन। तो आपको देन प्रूव करना है, तो एफजेड अचर है, तो आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन एफजेड है वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है। अगर मॉड ऑफ एफजेड एक कांस्टेंट फंक्शन हो और फंक्शन कैसा हो, एनालिटिक हो, विश्लेषिक हो, तो वो फंक्शन कब हो सकता है, जब वो कांस्टेंट फंक्शन। आपको ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन एफजेड ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो इसका प्रूफ देखेंगे इस थ्योरम का। आपको जो पता है, we have mod of f of z is equal to क्या है, कांस्टेंट, यानी अचर। अच्छा, f of z को क्या लिखते हो आप, u प्लस आयोडा v का मॉड इक्वल टू कांस्टेंट। मॉडुलस कैसे लिया जाएगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इस कांस्टेंट को आप लिख लेना रूट c, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने में स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू c आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक बार, फिर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करना है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग partially equation 1 with respect to x we have समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन क्या होगा इसमें, देखो ये हो जाएगा 2u del u ओवर del x प्लस 2v del v ओवर del x इज इक्वल टू 0, यानी u del u ओवर del x प्लस v del v ओवर del x इज इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y we have, करो पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, दिया जाएगा 2u del u ओवर del y प्लस 2v del u ओवर del y और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, यानी u del u ओवर del y प्लस v del v ओवर del y इज इक्वल टू 0। सिंस क्योंकि fz क्या है, fz इज एनालाइटिक, then by CR equation, by Cauchy-Riemann equation, Cauchy-Riemann equation क्या है आपकी, del u over del x equal to del v over del y and del u over del y equal to minus del v over del x, ये CR equation है। तो आपको यहाँ पर del u over del y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस del v over del x, ये लिखा जाएगा आपका u into del u over del y के प्लेस पर आ जाएगा माइनस माइनस आगे लगा दें, ये del v over del x, यहाँ पर del u over del y के प्लेस पर क्या कर दिया आपने, माइनस del v over del x यहाँ, और ये आपका सेम रहेगा प्लस ये इसमें भी चेंज कर लो, del u over del y के प्लेस पर आ जाएगा del u over del x, यानी कि v del u over del x equal to 0। इसको लिख सकते हो आप, इसको कहेंगे वो v del u over del x minus u del u over del x is equal to 0। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करना
और मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। इक्वेशन सेकंड में देखो सेकंड इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है, ये ऑपरेशन ऑपरेट करना है आपको। ऑपरेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो u का और थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो v का और दोनों को ऐड करो। तो जब आप यहाँ u को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये u स्क्वायर हो जाएगा और उसमें आ जाएगा v स्क्वायर, u स्क्वायर v स्क्वायर और को माना जाएगा इसमें del u ओवर del x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड आएगा 0। ये आपका कांस्टेंट था, यानी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट क्या होगा? डिवाइड में चला जाएगा 0 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका del u ओवर del x इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट करोगे तो u इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट, यानी u कांस्टेंट आ रहा है। इसी तरीके से आपको एक बार क्या करना है? p को एलिमिनेट करना है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करो आप इसका, इस वाले को कैंसिल करना है, u वाले को कैंसिल करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करो आप v का और माइनस करो थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो u। तो जब आप इसमें u को मल्टीप्लाई करोगे तो ये u भी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऑपरेशन ऑपरेट करना है। यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और del ओवर del इज इक्वल टू 0 है। ये 0 चला जाएगा, कांस्टेंट है, यानी del ओवर del इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज v इक्वल टू 4। v कांस्टेंट है आपका और u कांस्टेंट है, देयरफॉर u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट में आयोटा मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ऐड करोगे तो कांस्टेंट आएगा। और ये हमारा क्या है? f of z, then implies f of z equal to constant। ये हमें प्रूव करना, f of z को आपको कांस्टेंट प्रूव करना है। तो u और v अगर दोनों ही कांस्टेंट हैं, u भी कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट है, u भी अचर है और v भी अचर है, दोनों अचर हैं, तो u v से मिलके जो फंक्शन बनेगा f जो कि क्या लिखा जाएगा? u प्लस आयोटा v, वो भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, अचर। तो बहुत अच्छी थ्योरम है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको नोट कीजिए। एक लिमिट है, ये कह रहा है प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू 0 z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, ये आपका लिखा हुआ है z का कॉन्जुगेट और डिवाइड बाय z। अच्छा, z इक्वल टू क्या होता है हमारा? z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। तो इसको लिखा जाएगा लिमिट, अगर z टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू भी 0 होगा और y टेंड्स टू 0 होगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 इस तरह से आएगा। और z का कॉन्जुगेट यानी कि z के प्लेस पर आ जाएगा x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y और डिवाइड में नीचे क्या आएगा? x प्लस आयोटा y, इस तरह से बनेगा। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन पर। ये मैंने बताया था आपको कि अगर इस तरह की लिमिट को हम सॉल्व करते हैं तो अलोंग x एक्सिस, x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश, दोनों एक्सिस के अनुदिश आप लोग देते हैं, अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। जब आप अलोंग x एक्सिस लेते हैं तो चेंज केवल x में होता है, y को कांस्टेंट मानते हैं, यानी y 0 रहता है ना। ऐसे ही जब अलोंग y एक्सिस लेते हैं तो y पे चलते हैं x 0 रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग चलेंगे आप तो y इक्वल टू 0, y में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर y इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू क्या आएगा? 0 x आएगा, यानी ग्रेटर तो z इक्वल टू x, यानी जहां z आ रहा है वहां आपको x लिखना है। तो ये आपकी लिमिट क्या बनेगी?
x टेंस टू 0 और y को 0 कर दिया तो x अपॉन x आएगा, ये इससे कैंसिल होगा 1 टाइम, ये आ जाएगा आपका 1। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। x एक्सिस के अलोंग आपकी लिमिट क्या आ रही है 1 आ रही है। अगर ये y एक्सिस के अलोंग भी उतनी आई तो आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट है, और अगर अलग आ जाए तो आप कहोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो सेकंड केस बनेगा, सेकंड केस में क्या करना है आपको, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग क्या होगा आपका x 0 रहेगा। तो अगर x 0 है तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू आएगा आयोटा y, यानी कि लिमिट z टेंस टू 0 z कॉन्जुगेट डिवाइड z, ये आपका लिखा जाएगा लिमिट ये y टेंस टू 0 हो जाएगा, z कॉन्जुगेट के प्लेस पे क्या आएगा माइनस आयोटा y, और नीचे z है तो z क्या होगा आपका आयोटा, ये कैंसिल होगा तो ये -1 होगा, यानी ये लिमिट आ रही है -1। तो दोनों लिमिट है तो एक में +1 आ रही है -1 आ रही है, एक सी नहीं आ रही। अगर ये दोनों इक्वल आ रही होती तो आप कहते हैं कि जो लिमिट है वो क्या है एग्जिस्ट है, विद्यमान है, और अगर अलग अलग आ रही है तो लिमिट विद्यमान नहीं है। hence the given limit does not exist, जो दी हुई लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं है, ये आपको प्रूफ करना। ठीक, ये एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चंस जैसे फाइनल ईयर में नहीं पूछते, बाय चांस पूछ ले एक नंबर में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखो एक और लिमिट मैंने यहाँ पे लिखी है, मान ज्ञात कीजिए लिमिट z टेंड्स टू 2 e टू द पावर pi i अपॉन 3 z की पावर 3 प्लस 8 डिवाइड बाय z की पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 16, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी। तो इस लिमिट को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगर मान लो आपने ये यहाँ पुट किया फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म देखी तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। अगर अलोंग x एक्सिस y एक्सिस करोगे तो भी बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगी सॉल्व, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन ये है आपकी लिमिट z टेंड्स टू 2 e टू द पावर pi iota अपॉन 3, ये लिखा हुआ है हमारा z की पावर 3 प्लस 8 डिवाइड z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। इसके अंश और हर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको z स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करना है, रीजन ये है क्योंकि जो z की पावर 6 माइनस 64 है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, z स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो इन दोनों के प्लेस पर केवल ये वैल्यू है, यानी इसको लिखा जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 2 e टू द पावर pi iota अपॉन 3, ये ऊपर है आपका z की पावर 3 प्लस 8 इंटू z स्क्वायर माइनस 4, और नीचे डिवाइड में कितना आ रहा है z की पावर 6 माइनस 64। अब ये जो z की पावर 6 है, ये लिखा है z की पावर 6 माइनस 64, इसको आप क्या लिखेंगे z की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा z क्यूब प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा z क्यूब माइनस 8, ये वैल्यू, और जो प्लस 8 वाला होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी लिमिट z टेंड्स टू 2 e टू द पावर pi iota अपॉन 3, ये हो गया आपका z क्यूब प्लस 8 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड
जेड क्यूब प्लस 8 और जेड क्यूब माइनस 8, ये इससे कैंसिल हो जाए। और जेड के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, जेड के प्लेस पर और भी सॉल्व हो जाएगा, और इसको लिखेंगे लिमिट जेड टेंस टू 2 e टू द पावर पाई आयोडा अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका जेड प्लस 2 और जेड माइनस 2। और ये जो जेड की पावर 3 माइनस 8 है, इसको लिख सकते हो आप जेड की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी। क्या होता है, एक ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, एक में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो यहां पे भी वही बनेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा आपका जेड माइनस 2 और एक आएगा जेड स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2z, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब जेड के प्लेस पर आपको ये पुट करना है जो लिखा, तो पुट कीजिए, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 2 e टू द पावर पाई आयोडा अपॉन 3 और प्लस 2, नीचे कितना होगा बोलो, 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर है, e टू द पावर 2 पाई आयोडा अपॉन 3 प्लस 4 और प्लस 2 e टू द पावर 2 तो है ही, और एक 2 को आ जाएगा, यानी 4 e टू द पावर पाई आयोडा अपॉन 3। इसमें कॉमन ले लेंगे कुछ और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट करोगे, आप इसे नोट करो, मैं इधर लिखूं। देखो वैल्यू कैसे पुट करोगे आप, ये लिखा हुआ है e टू द पावर पाई आयोडा, ये जो लिखा है पाई आयोडा अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला होता है e टू द पावर आयोडा थीटा, इसको आप लिखते हो cos थीटा और प्लस आयोडा sin थीटा, ऐसे लिखते हो। यहां पर है e टू द पावर पाई आयोडा अपॉन 3, तो ये लिखा जाएगा cos पाई अपॉन 3 और प्लस आयोडा sin पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 यानी कि 60 हो गया ये, पाई अपॉन 3 को अगर डिग्री में देखें हम तो हमारे पे 60 हो जाएगा, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की होती है, यानी 2 1/2 और प्लस आयोडा sin की कितनी होती है, √3/2। ठीक है, ये वैल्यू है। ऐसे ही जो नीचे वैल्यू है उनको भी ऐसे पुट कर दोगे आप। एक वैल्यू है e टू द पावर 2 पाई आयोडा अपॉन 3, तो ये आएगा आपका cos 2 पाई अपॉन 3 और प्लस आयोडा sin 2 पाई अपॉन 3, इसको लिखेंगे cos पाई माइनस पाई अपॉन 3 और प्लस आयोडा sin पाई माइनस पाई अपॉन 3। 180 माइनस ASTC वाला फॉर्मूला लगा दें, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो cos क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा सेकंड में, तो माइनस cos पाई अपॉन 3 और प्लस sin पॉजिटिव रहेगा, तो sin आयोडा sin पाई अपॉन 3 की वैल्यू आपको बताइए, माइनस कितनी है 1/2 sin की, sin 60 की वैल्यू है, और इसकी sin 60 की, सॉरी cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये आपकी आ जाएगी कितनी -1 प्लस आयोडा √3/2। ठीक है, ये e टू द पावर 2 पाई आयोडा अपॉन 3, तो ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, और ये जो वैल्यू है e टू द पावर पाई आयोडा अपॉन 3, ये वैल्यू है। दोनों वैल्यू मैंने आपको बताया कैसे लिखेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर लेना है, यहाँ पुट कर देना है वैल्यू वो जो लिखी हुई, और ऐसे इस वैल्यू की प्लेस पर पुट कर देना है नीचे, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा, कर लो, कर लेना ऐसे कैलकुलेट, बस खाली कैलकुलेशन करनी है, छोटी क्लास की है, केवल मैंने बता दिया कि किस तरह से वैल्यू, तो इसको नोट कर लो।
एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f z इक्वल टू z का कॉन्जुगेट किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशियल फंक्शन। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव यानी f डैश z। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करेंगे, जो प्रथम सिद्धांत हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है उसको यूज करेंगे आप, और उस फॉर्मूले से इसके डेरिवेटिव को निकाल देंगे। क्योंकि z में है फंक्शन तो x प्लस आयोटा y लिखा जाएगा z, तो दो वेरिएबल हो जाएंगे x और y। फिर उन दोनों वेरिएबल के लिए एक बार अलोंग x एक्सिस और एक बार अलोंग y एक्सिस उस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे आप। अगर वो सेम वैल्यू देगा, इक्वल वैल्यू देगा, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाएगा, और अगर वो अलग-अलग वैल्यू देगा तो हम कहेंगे डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट, यानी अवकलनीय नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, अच्छा एग्जांपल है, ये पूछा भी गया है पहले। ये हम जानते हैं, we know that फॉर्मूला होता है f डैश z डेरिवेटिव का लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z और डिवाइड डेल्टा z, ये फॉर्मूला। तो सॉल्व करना है इसको, यानी कि लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, f ऑफ z क्या है, z का कॉन्जुगेट, यहाँ z के प्लेस पे क्या है, z प्लस डेल्टा z, तो क्या लिखा जाएगा, ये z प्लस डेल्टा z का कॉन्जुगेट माइनस f ऑफ z यानी कि z कॉन्जुगेट और डिवाइड डेल्टा z। कॉन्जुगेट में मैंने आपको एक रूल बताया था, z1 प्लस z2 दो फंक्शन है, प्लस में है और इनका कॉन्जुगेट लेना है आपको, तो इसकी जो वैल्यू है वो उन दोनों के अलग-अलग कॉन्जुगेट के इक्वल आती है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, यानी ये लिखा जाएगा आपका लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका z कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड डेल्टा z, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा आपका लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा z कॉन्जुगेट डिवाइड डेल्टा z, इसको बना लेंगे आप इक्वेशन 1। ये डेरिवेटिव हो गया हमारा f डैश z, ठीक है। अब आप करेंगे एक बार x एक्सिस के अनुदिश और एक बार y एक्सिस के अनुदिश अलोंग x एक्सिस। इस फर्स्ट केस है अलोंग x एक्सिस, अब x एक्सिस के अलोंग लेंगे तो y इक्वल टू क्या रहेगा, 0, यानी y इक्वल टू 0, यानी डेल्टा y इक्वल टू 0, ये आपका z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, देन इंप्लाइज डेल्टा z इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल डेल्टा x। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z यानी कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा z के प्लेस पर क्या आएगा, डेल्टा x का कॉन्जुगेट डिवाइड डेल्टा x। डेल्टा x क्या रियल नंबर है, जैसे मान लो आपको 4 का कॉन्जुगेट करना है तो 4 का कॉन्जुगेट 4 ही आएगा, और अगर ये आयोटा 4 आयोटा है तो फिर इसका कॉन्जुगेट करना है तो -4 आयोटा, तो रियल का कॉन्जुगेट तो वो सेम रहता है, यानी ये आपका आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट सेम रहेगा डेल्टा x डिवाइड डेल्टा x, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये आ गया आपका 1, यानी डेरिवेटिव की जो वैल्यू है अलोंग x एक्सिस क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब इसी तरीके से जो सेकंड केस है, सेकंड जो केस बनेगा उसमें आपको क्या करना है, अलोंग y एक्सिस करना है, यानी कि अलोंग y एक्सिस। अच्छा y एक्सिस के लिए क्या आएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा z जो हो जाएगा वो कितना आएगा, आएगा डेल्टा y, x ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f डैश z इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे आप लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, ये होगा डेल्टा z यानी आयोटा डेल्टा y का कॉन्जुगेट डिवाइड आयोटा डेल्टा y। अब आयोटा डेल्टा y का कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसका
माइनस आयोडा डेल्टा वन और डिवाइड डेल्टा वन आयोडा डेल्टा ये कैंसिल होगा माइनस वन टाइम ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस वन ये वैल्यू है इसकी एफ एस। अब दोनों एक्सिस के अलोंग जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग आ रहा है तो अगर डेरिवेटिव अलग अलग आ रहा है इसका मतलब ये डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है तो कांसेप्ट क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ लिख देंगे अतः फलन f of z is equal to z का कॉन्जुगेट किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं। तो इस टाइप की अगर कोई लिमिट है या इस तरह का कोई क्वेश्चन है जो मैंने कराया है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को करने की कोशिश किया करें। मतलब बुक को पढ़ा करो, आप बुक में देखा करो कि किस तरह से हो रहा है। भाई हर चीज नहीं बता सकता मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे, ऑफलाइन होते तो आप मेरे सामने बैठो तो मैं हर चीज जो भी आपको डाउट है तो पूछूंगा, लेकिन अब यहाँ पे जो मैं बता